बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोग इंजिकॉन टेस्ट की एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगी आपको तमाम एमसीक्यूज़ की। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। इंशाल्लाह ताला आपको कुछ नए पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे और कुछ आपको रिवीजन फॉर्म में भी हेल्प होगी। सबसे पहला सवाल, द एनिमल्स ऑन द फार्म डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग डैश डिस्कस द मैटर डैश द लाइन डिडंट वांट टू अटेंड। अब आप देखें, एनिमल्स जो थे फार्म पे, उन्होंने एक मीटिंग डिसाइड करने का फैसला लिया कि वो मैटर को डिस्कस करेंगे डैश लाइन डिडंट वांट, ठीक है, डिड नॉट वांट टू अटेंड, लाइन उसको अटेंड नहीं करना चाहता था। पहली बात और दूसरी बात एक दूसरे से ऑपोजिटनेस शो कर रही है। मींस एनिमल्स एक मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं लेकिन लाइन उसमें शामिल नहीं होना चाहता। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, कंट्रास्ट को शो करने के लिए, दो पार्ट्स का ऑपोजिटनेस शो करने के लिए हम बट यूज करते हैं या येट यूज करते हैं, यानी कंट्रास्ट वाले सारे वर्ड्स यूज करते हैं, इन कंट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड या हाउएवर, ठीक है। तो यहाँ पर बट किस ऑप्शन में है, सेकंड पार्ट में। वन ब्लैंक ये है, सेकंड ब्लैंक ये है, तो सेकंड ब्लैंक में बट किस ऑप्शन में है, सिर्फ इस ऑप्शन में। तो मींस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आएगा द एनिमल्स ऑन द फार्म लैंड डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग एंड टू डिस्कस द मैटर बट द लाइन डिडंट वांट टू अटेंड। याद रखिएगा, जब आपके सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पार्ट से कंट्रास्ट शो कर रहा हो, ऑपोजिटनेस शो कर रहा हो, फेवर में ना हो, तो फिर हम बट का यूज करते हैं। बट हम कहते हैं कंट्रास्ट ट्रांजिटिव डिवाइस है, ठीक है। बट के साथ साथ येट भी इस्तेमाल हो सकता है, हाउ एवर भी इस्तेमाल हो सकता है, इन कंट्रेरी भी इस्तेमाल हो सकता है। तो याद रखिएगा, इनको हम कहते हैं कि वो ट्रांजिशनल डिवाइस जो ऑपोजिटनेस शो करते हैं, जो क्या शो करते हैं, ऑपोजिटनेस शो करते हैं। अब अगले सवाल की तरफ आ जाएं। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द पास्ट सिंपल टेंस। बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर याद कर लें। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है, हो सकता है अगो भी लगा हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये मेन इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। पास्ट सिंपल टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। अब अपने ऑप्शंस में आ जाए। हैव बीन रीडिंग क्या स्ट्रक्चर में है, नहीं। क्या हैड ब्रोकन, नहीं, ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, स्पोक, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या है, स्पोक, तो ये सेकंड फॉर्म और करेंगे। शी इज, इससे क्या पता चला, ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली, ठीक है। याद रखिएगा, इस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बच्चों, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगले सवाल में है द पायरेट्स ट्रीटेड देयर कैप्टिव्स विद बारबेरिटी। बारबेरिटी, ठीक है। पायरेट्स कौन होते हैं, जो शिप को चला रहे होते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं शिप में अगर किसी ने किसी को कैद कर लिया है, तो पायरेट्स को हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि जो सिपाही वगैरह अटैक करते हैं किसी शिप वगैरह। बारबेरिटी, ट्रीटेड देयर कैप्टिव्स, कैप्टिव्स क्या हैं, जो कैदी थे, जो इनको उन्होंने कैद किया था, उनको ट्रीट किया बहुत ही बारबेरिटी से। बारबेरिटी कहते हैं क्रूअल्टी से, मतलब जुल्माना तरीके से, ठीक है। तो अब आप देखें, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में इस तरह हेल्प होगी कि काइंडली और लॉयली, ये दोनों तो सिनोनिम्स हैं, और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि बोथ ए एंड सी। क्या यहाँ पर ए एंड सी है, नहीं। तो मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन एक ही ऐसा है जो बाकी सबसे डिफरेंट है, और वो बीटा है। अगर आपको नहीं भी पता कि बारबेरिटी किसे कहते हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करो। देखो, काइंडली का मतलब होता है, मतलब काइंड वे में, और लॉयली का मतलब भी क्या होता है कि एक लॉयल बंदा है, उसके साथ अच्छे से पेश आ रहा है। तो काइंडली और लॉयली तो एक सेंस में आ जाते हैं। क्या आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है, बोथ ए एंड सी, नहीं है। तो मीन्स ये बीटा ही ऐसा ऑप्शन बचता है जो करेक्ट है। और बारबेरिटी का मतलब वैसे भी क्रूअल्टी, ठीक है, मतलब इनह्यूमेन वे में किसी को ट्रीट करना। फिर बच्चों, अगला सवाल आ जाता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमने यूज करना है। ऑप्शन ए है आई हैव ऑलवेज, आई एम ऑलवेज योर फ्रेंड। कोई सेंस बन रही है, आई हैव ऑलवेज एंड आई एम स्टिल योर फ्रेंड। आई हैव ऑलवेज बीन एंड आई हैव स्टिल योर फ्रेंड। आई हैव ऑलवेज बीन एंड स्टिल आई एम योर फ्रेंड। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ऑप्शन ऐसा है जिसमें करेक्ट हमें सेंस मिल रही है पढ़ते ही कि मैं आपका ही दोस्त हूँ एंड रहूँ, अभी भी आपका दोस्त हूँ और आप ही का दोस्त था। आई हैव ऑलवेज बीन, हमेशा से मैं था ही, ठीक है, हमेशा से मैं हूँ भी और अभी भी मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज बीन एंड स्टिल आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, जबकि बाकी को आप रीड करो तो पढ़ते ही हमें इतनी वेग सी सिचुएशन नजर आ रही है कि उन ऑप्शंस को हम कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है।
रिडंडेंसी यूज हुई है, बार बार चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है बाकी ऑप्शंस में। यहाँ पर देखें बच्चों, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है चूज द करेक्टली पंचुएटेड स्टेटमेंट। ठीक है, पंचुएशन की मेरी 3 वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी है ना, तो पंचुएशन का कोई एमसीक्यूज मैं आपको बेट करती हूँ कि आप किसी भी पेपर में गलत नहीं करोगे। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना। मैनी कॉमन हाउस प्लांट्स सच एज, ठीक है, अब सच एज से क्या पता चलता है, जब सच एज ऐड कर दिया तो मीन्स आगे हम या कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, लिस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जब कभी भी हमने लिस्ट ऐड करनी होती है किसी चीज़ों की, तो पहला रूल है, कॉलन के लेक्चर में पहला रूल आपको बताया कि जब हमने किसी चीज़ की लिस्ट ऐड करनी है, ठीक है, जो चीज़ें इंक्लूडिंग्स हैं उन चीज़ों की मेंशन करनी है तो हम हमेशा कॉलन लगाते हैं और उसके आगे फिर उन चीज़ों को मेंशन करते हैं। जैसे मिस्टलीटो एंड फिलोडेंड्रॉन आर पॉइजनस टू पेट्स। ठीक है, यहाँ पे तो सेमी कॉलन है, गलत है, यहाँ पे कोमा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कॉलन जहाँ पे लगा है ना, मैनी कॉमन हाउस प्लांट्स सच एज, ठीक है, ये जो मिस्टलो एंड फिलोडेंड्रॉन आर पॉइजनस टू पेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखें, और कहीं पर भी कॉलन मौजूद नहीं है, कॉलन सिर्फ यहाँ मौजूद है, तो बेशक आगे इसका जो भी लगा हुआ है हमें उसको करेक्ट मानना है और ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शन चार्ली याद रखिएगा, लिस्ट ऐड करनी है, इंक्लूडिंग्स ऐड करनी है, तो यू हैव टू चूज द ऑप्शन विच हैज सेमी कॉलन इन इट। ओके, कॉलन पता है ना आपको, ये साइन मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द एरर। इन केस ऑफ द शीप्स द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेरीज बिटवीन 2 to 5। ठीक है, अब मेरी बात सुने, यहाँ पर द केस ऑफ द शीप्स द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेरीज, और उसके बाद बिटवीन 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि एक रूल आपको हमेशा मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है कि जहाँ द नंबर ऑफ हमें मिल जाए, द नंबर ऑफ, उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब को फॉलो करना होता है, सिंगुलर फॉलो करना होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर वेरीज तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज नोट करो बच्चों कि शीप, अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि द नंबर ऑफ की वजह से ये वेरीज तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करो, ठीक है, द नंबर ऑफ तो ठीक हो गया और वेरीज भी ठीक हो गया, मीन्स ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। बिटवीन 2 to 5 दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, 2 to 5 तो मीन्स ये बिटवीन भी ठीक है। अब आपको देखो कि एरर यहाँ पे किस में है, शीप्स। बच्चों, मैंने आप लोग को नाउन के लेक्चर में बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे शीप हो गया, जैसे ऑफस्प्रिंग हो गया, ठीक है, जैसे डियर हो गया, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, इनको आप सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम ही यूज करते हो, तो आप शीप्स कभी भी यूज नहीं कर सकते हो, दैट विल बी रॉन्ग। आप ऑफस्प्रिंग्स भी नहीं यूज कर सकते हो, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो एस लगा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ये जो एस लगा है ऑफस्प्रिंग्स के साथ, ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग, डियर, शीप, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये सेम होते हैं दोनों फॉर्म में। ठीक है, अगला एमसीक्यूज देखें, आई लाइक डैश ब्लू शर्ट ओवर देयर बेटर देन डैश रेड शर्ट। ठीक है, अब आप देखें कि स्पेसिफिकली ब्लू की तरफ इशारा है, तो कहूँ ओवर देयर बेटर देन द रेड शर्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस शर्ट की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली वो मेरे सामने है। ठीक है, मैं कह रही हूँ ये द रेड शर्ट एंड द ब्लू शर्ट। ठीक है, हमें पता है ना कि हम स्पेसिफिकली जब बात करते हैं किसी खास चीज़ की तरफ हमारा इशारा होता है, जिससे हमारा लिसनर एंड हमारा जो स्पीकर है दोनों वाकिफ होते हैं, तो फिर हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द एंड द लगाते हैं, तो दोनों के साथ द और द आएगा। ठीक है, आगे चलो, अगला हमारा एमसीक्यूज है, टीचिंग मोरल वैल्यूज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ स्कूल्स। अब सबसे पहले आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए टेंस आइडेंटिफाई करने के, इसमें टेंस कौन सा है। टेंस कैसे पता चलेगा, वर्ब से। टीचिंग मोरल वैल्यूज इंक्रीजेज, इंक्रीजेज क्या है, बढ़ाना, एस लगा है इसके एंड पर, तो जब हमारी वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, तो वो कौन सी टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें इज एम आर कहाँ पर लिखा है, यहाँ पे इज लिखा है लेकिन साथ आई एन जी है, तो ये तो गलत हो गया। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं, यहाँ इज बीइंग लिखा है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें एक्टिव वॉइस में कोई आई एन जी फॉर्म नहीं है कि हमने बीइंग लगाना है, ये भी गलत हो गया। वॉज इंक्रीजिंग तो गलत हो गया।
इज और इंक्रीज्ड, ठीक है, यहाँ पे वर्ब बिल्कुल ठीक लगा। अब बच्चे कह रहे थे कि मैम यहाँ वैल्यू ऑफ स्कूल्स है और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग लिखा है। कोई बात नहीं, इतनी सी मिस्टेक्स हो जाती है टाइपिंग वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब ठीक लगा है, तो बस आप वर्ब देखो और उसको करेक्ट कर लो। अब अगला देखें आप लोग, टू सेलिब्रेट देयर फ्रेंडशिप, ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए दे डिसाइडेड टू प्लान अ सरप्राइज डैश। अब देखें सरप्राइज क्विकली, क्विकली क्या, क्विकली तो एडवर्ब है, यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा, सरप्राइज क्विकली नहीं, गलत है। सिंग्स, सरप्राइज सिंग्स नहीं, सरप्राइज टॉकिंग नहीं, सरप्राइज स्विफ्ट नहीं। बेटर ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सरप्राइज पार्टी। कुछ सेलिब्रेट करने के लिए बंदा पार्टी अरेंज करता है ना, तो उन्होंने भी क्या डिसाइड की, एक सरप्राइज पार्टी डिसाइड की, ठीक है। आगे आ जो आप लोगों को कह रहा है, इफ आई एंड माई फ्रेंड्स रिवाइज द लेसन रिपीटेडली वी डैश गेट द डिस्टिंक्शन। अब यहाँ पे इफ आ गया बच्चों और यहाँ कोमा आ गया और आगे जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो देन होता है। तो इफ एंड देन पार्ट जब सेंटेंस में आ जाए तो वो हमारा होता है, हमारा कौन सा सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस में जब यहाँ पर हो हमारा प्रेजेंट में, ठीक है, तो हमारी अगली पार्ट किस में होती है, विल और शेल, विल के साथ, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल होता है। फर्स्ट कंडीशनल में हम क्या करते हैं, हमारा पहला पार्ट जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और देन वाला जो पार्ट होता है वो हमारा विल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ आई एंड माई फ्रेंड्स, ये प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ पे रिवाइज लग गया, डेट लेसन रिपीटेडली वी विल गेट द डिस्टिंक्शन, तो विल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए अगर आपको नहीं पता रूल्स तो आप तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस का जो लेक्चर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पर मैंने इन्वर्जन के रूल्स करवाए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत से लोगों ने आपको नहीं करवाए। तो इन्वर्जन कंडीशनल्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका लेक्चर है ना, और साथ में इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाए हैं रूल्स की फॉर्म में, वो भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए इंजीकॉन भी टेस्ट देता है एंड फाइनल टेस्ट में भी इसमें से ज़रूर एमसीक्यूज आते हैं। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलो, बिकॉज ऑफ द स्नो इन द नॉर्थ, ठीक है, बताना है ये कंप्लीट सेंटेंस है, फ्रेगमेंट सेंटेंस है, बहुत है या नन है। अब बच्चों फ्रेगमेंट सेंटेंस का मतलब होता है फ्रेज होना, फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा ना, तो फ्रेज का मतलब भी टुकड़ा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ द स्नो इन द नॉर्थ, यहाँ पे जो बिकॉज लगा है ना, ये बिकॉज हमारा एक कंजंक्शन है जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की लिस्ट मैंने कंजंक्शंस में मेंशन भी किया, आप वो देख भी सकते हैं। बिकॉज आप एक दूसरी चीज भी आप यहाँ पे देखें कि बिकॉज ऑफ द स्नो इन द नॉर्थ, कि नॉर्थ में बर्फबारी की वजह से। अब नॉर्थ में बर्फबारी की वजह से जब मैं ये बोलती हूँ तो कुछ समझ आ रही है क्या, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ इन बिकॉज ऑफ द स्नो इन द नॉर्थ, क्या हुआ होगा उसकी वजह से, कोई सेंस कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही। तो जब सेंस कंप्लीट नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये फ्रेगमेंट सेंटेंस है, टुकड़ा है सेंटेंस का, इसके साथ दूसरा टुकड़ा होना चाहिए ताकि हमें कंप्लीट मीनिंग समझ आ जाए, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक हो गया। आगे देखो, अगला एमसीक्यूज देखो, he is probably never wrong when he states that something is impossible. He is probably never wrong. अब he subject है, is verb है, probably never wrong, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ आती है, कंप्लीट मीनिंग समझ आ रहा है कि वो शायद गलत, पूरी तरह गलत, वो शायद probably never है, वो शायद कभी भी पूरा गलत नहीं था, नहीं है, ठीक है। when he states that something is impossible, जब उसने ये कहा कि कुछ नामुमकिन है। When he states that something is impossible, जब उसने ये कहा कि ये नामुमकिन है। अब गौर करें, जब उसने ये कहा कि ये जब वो कहता है कि कुछ नामुमकिन है, इससे कोई मीनिंग कंप्लीट समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब वो कहता है when he states that something is impossible, इसको सिर्फ मैं अलग लिखूं, ये वाला पार्ट ना लिखूं, तो मीनिंग कुछ कंप्लीट आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है। when he states that something is impossible, जब वो कहता है कि कुछ नामुमकिन है, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ऐसा क्लॉज सेंटेंस में जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट या दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है, उसे हम कहते हैं ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और ही इज प्रोबेबली नेवर रॉन्ग, ठीक है, वो शायद ही कभी गलत होता है, वो शायद ही कभी गलत होता है, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो मीन्स ये हमारा ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, जो हमें सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जिसको पढ़ने से हमें कंप्लीट मीनिंग तब तक समझ नहीं आता जब तक हम सेंटेंस में पिछले वाले क्लॉज को सही से पढ़ ना ले, तभी वो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। तो जब हमारे किसी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं ये हमारा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का आपको पता है उसमें एक ही क्लॉज होता है और वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और वो फैन वॉइस से कनेक्टेड हो, ठीक है, या वो हमारी सेमी कॉलन से कनेक्टेड होती हैं। इसके लिए भी आप सेंटेंस टाइप का लेक्चर देख सकते हैं अच्छी तरह। उसके बाद बच्चों आप अगला देखो 136 में वो आपको कह रहा है कि हर फादर डाइड डैश कैंसर। ठीक है, उसके फादर वफात पा गए कैंसर की वजह से। अब वजह डाइड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये आपने याद रखना है। डाइड ऑफ, डाइड विद और डाइड एट और डाइड इन नहीं होता, डाइड ऑफ होता है। ठीक है, डाइड ऑफ कैंसर, वजह क्या थी मरने की? डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, उनके फादर डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर की वजह से फोत हुए। यहाँ पे इंग्लिश के खत्म होते हैं। अब अगला हमारा आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन का। बच्चों कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मेरा लेक्चर अवेलेबल है, वो भी आप अच्छे से देख लेना टेस्ट में जाने से पहले। इसको रीड करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ मेडिकल बुक्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेसेस अमंग अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइड फील्ड्स। ठीक है, कहते हैं कि जितनी भी मेडिकल की बुक्स है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस समझा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही टेक्निकल टर्म्स और डिफरेंट पे यूज की गई होती हैं। ठीक है, मैनी स्टडीज हैव कंसिडर्ड रीडिंग एज अ गेसिंग एक्टिविटी। बहुत सारी मुतालिया से ये पता चलता है कि रीडिंग एक गेसिंग एक्टिविटी है, विच मीन्स रिगार्डलेस ऑफ द स्टूडेंट लेवल द टेक्स्ट विल फ्रीक्वेंटली कंटेन न्यूमरस डिफिकल्ट वर्ड्स। मतलब स्टूडेंट के लेवल के बावजूद भी वो किताबें अगर 12वीं क्लास के लिए बनाई गई है ना, तब भी उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। The ability to guess and infer the meaning of unknown terminology might be viewed as a skill that should be developed। ठीक है, यानी बच्चों को गेसिंग एबिलिटी होना और मीनिंग्स को इन्फर करना, डिड्यूस करना कॉम्प्रीहेंशन के अंदर से एक बहुत ही अननाउन टर्मिनोलॉजी माइट बी व्यूड। ये जो एक अननाउन टर्मिनोलॉजी है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, ये बहुत ही स्किलफुल पाई गई है और इसको डेवलप करना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस ठीक है जो नीचे बताए गए हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन गलत है? तो हम देखते हैं। एक्वायरिंग टेक्निकल जार्गोन इज डिफिकल्ट इन टेक्निकल प्रोफेशन सच एज मेडिकल। अब जार्गोन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है लिटरेरी फिगर्स। ठीक है, या फिगर्स या वो डिवाइसेस जो मेडिकल टर्म्स में यूज की जाती हैं। जैसे हम सिमिली मेटाफर की बात करते हैं ना, ऐसे मेडिकल से रिलेटेड कुछ फिगर्स होती हैं, कुछ स्पीच होती हैं, उनको समझना जो है बहुत डिफिकल्ट है मेडिकल में। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ऊपर ही कहा है कि टेक्निकल टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइड फील्ड आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कहा है अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइड फील्ड। तो इधर से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि पहली बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरी, the only reading approach used by medical students is inferring the meaning of challenging words। देखिए, ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया है कि गेसिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक स्किल है, इसको डेवलप करना चाहिए, अभी तक अननाउन है। ठीक है, द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मेक्स कॉम्प्रीहेंशन ऑफ मेडिकल टेक्स्ट चैलेंजिंग। जी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है कि यही जो टेक्निकल टर्म्स ऐड की जाती है ये मुश्किल बना रही है। ठीक है, तो ये जो बीटा ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स हमें दिया गया, ऐसा कुछ बताया नहीं गया टेक्स्ट के अंदर और ये उन्होंने कह दिया। उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा कि द ओनली रीडिंग अप्रोच, कि वो सिर्फ और सिर्फ वो रीडिंग अप्रोच जो मेडिकल स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो क्या है? इन्फरिंग द मीनिंग ऑफ चैलेंजिंग वर्ड्स। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला 138 देखें। दे डैश द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। अब बच्चों जब भी सेंटेंस में फॉर आ जाए, ठीक है, फॉर आ जाए, सिंस आ जाए, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें आगे हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि हैज बीन बिल्डिंग और हैव बीन बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन दे है। दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव बीन बिल्डिंग। ठीक है, हैव बीन बिल्डिंग। आगे आ जाओ। आगे आपको कह रहे हैं इट हैज बीन प्रूव्ड दैट फॉर्च्यून टेलर्स आर चार्लेटन्स। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये जो किस्मत बताते हैं ना, फॉर्च्यून कहते हैं फ्यूचर बताने वाले, फॉर्चुनेट कहते हैं किस्मत वाले। किस्मत बताने वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा चार्लेटन्स है। चार्लेटन्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, फॉर्च्यून टेलर्स तो कहते हैं फॉर साइटेड, यानी ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं बहुत फॉर साइटेड हूँ, मैं मतलब दूर अंदेश हूँ, पहले से ही चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, अब उनको प्रूव किया गया कि वो बहुत ही ज्यादा चार्लेटन्स है। चार्लेटन्स का आप यहाँ पे देखिए तो ट्रिकेटर्स कहते हैं धोखा देने वाले। ठीक है, धोखा दही देने वाले। देखो, किसी को भी फ्यूचर का तो नहीं पता ना, फॉर्चुनेट टेलर्स ऐसे ही झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ चार्लेटन्स का मीनिंग क्या होता है? ट्रिकर्स, डिसीवर्स। ये दोनों सिनोनिम्स है। ट्रिकर्स का मतलब होता है डिसीवर्स, धोखा देने वाले। ठीक है, बीट्रे करने वाले, ये सारे इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं।
एवरी स्टूडेंट, बच्चों एवरी आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गौर से आपको बताया एवरी आ गया तो आगे वर्ब तो सिंगुलर लगेगा, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट डैश टू ब्रिंग अ साइन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या करना है, एवरी स्टूडेंट इज टू ब्रिंग, नो, एवरी स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग। अब हैड यहाँ नहीं हम लगा रहे क्योंकि ये प्रेजेंट है, एवरी स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग अ साइन फ्रॉम फॉर्म्ड साइंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। हर स्टूडेंट को एक साइंड हुआ हुआ फॉर्म लेकर आना है, तो ये हैज आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग बता देती हूँ, ठीक है। देखें F2, पहला है F2, दूसरा है D8, तीसरा है C16, चौथा है, ठीक है। अब आप गौर करें तो आपको आराम से एक आइडिया मिल जाएगा, इट्स वेरी इजी। आप लाइक फाइक बच्चे हो, मुश्किल मुश्किल लेक्चर्स आप लोगों ने लिए, ये सवाल तो हलवा है। F के बाद 2 है, 2 से बना है 4, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 सॉरी F2 D, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक कैटेगरी यहाँ पे, ठीक है। तो मींस अगर 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 को यहाँ पे आप देखो 8 से 16 कैसे आता है, 8 2 16, 16 से 32 कैसे आता है, 16 2 32, ठीक है। तो मतलब एक सीरीज चल रही है, तो मींस यहाँ पर जो नंबर आएगा वो भी इस पिछले नंबर को किसी से 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 2 2 4। अब यहाँ F है, ठीक है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, तो यहाँ पे E आएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, E4। और सीरीज कौन सी चल रही है कि हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा क्या आंसर होगा, E4, ठीक है। अगला देख लो, ऑल टाइगर्स आर जंगल्स, ऑल टाइगर्स आर जंगल्स, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, ठीक है। जितने भी जंगल्स हैं ना वो टाइगर्स हैं, तो मीन्स ये एक जंगल का सर्कल होगा, ठीक है, जंगल का, और ये सारे के सारे टाइगर्स है, तो मींस ये टाइगर के एक बड़े सर्कल के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। अब कह रहे बच्चों हमारा सवाल था कि ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, यानी सारी की सारी जंगल्स टाइगर्स हैं, ठीक है। तो आप एक दायरा बनाए जंगल्स का, और आपने अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारी की सारी, सॉरी जंगल्स का नहीं बनाना, हाँ जंगल्स का ही बनाना है, ऑल टाइगर्स आर, हमारा क्वेश्चन है कि ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, ठीक है। तो मैंने ये जंगल्स बनाया और सारे के सारे जंगल्स को टाइगर्स बनाने के लिए मैंने तमाम के तमाम जंगल्स का दायरा टाइगर्स के दायरे के अंदर रख दिया, ठीक है। अब आप गौर करें तो इस स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, यानी ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। आप देख सकते हैं ना, टाइगर्स के पूरे एरिया में जंगल्स का पूरा एरिया आ रहा है, टाइगर्स का एरिया के अंदर जंगल जो पूरा का पूरा है वो टाइगर के अंदर आ गया, तो मैं कह रही हूँ कि ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। दूसरी स्टेटमेंट है सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, सम टाइगर्स, तो टाइगर्स का कुछ एरिया मैंने लिया और मैंने यहाँ पर हॉर्सेस बना दिया और उसके साथ शेयर कर दिया। ये जो थोड़ा सा एरिया है ये मुझे बता रहा है कि सम हॉर्सेस आर टाइगर्स, ठीक है। अब आ जाओ अपने कंक्लूजन पर। कंक्लूजन है पहला, सम टाइगर्स आर जंगल्स, तो सम टाइगर्स आप देख सकते हैं कि टाइगर्स का बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल में से कुछ एरिया उसका जंगल ने कवर किया, तो बिल्कुल ठीक बात है कि सम टाइगर्स आर जंगल्स, तो ये बात तो ठीक है। सेकंड देखो, ऑल हॉर्सेस आर जंगल्स, तो क्या देखें हॉर्सेस का ये सर्कल जंगल के साथ कहीं पर भी मैच हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो हम कैसे कहेंगे कि ऑल हॉर्सेस आर जंगल्स, ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहा है। आल क्या, सम भी नहीं आ रहा हॉर्सेस का जंगल के साथ, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। सेकंड क्वेश्चन देखें, अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स, अगला सवाल देखो बच्चों, आपसे कहा जा रहा है कि अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल्स देन लेमन्स। तो बच्चों मैंने आपको साइन करवाए थे कि एक ये साइन होता है, इसके इस साइड पे अगर आप देखो तो 2 डॉट्स बनते हैं और इस साइड पे 1 डॉट बनता है। तो हमने ये जो खुली साइड है बड़े नंबर की तरफ खोलनी है और ये छोटे साइड को स्मॉल नंबर की तरफ। अब आप इसको कैसे लिखो कि एप्पल्स देन लेमन्स, ठीक है, मोर एप्पल्स, एप्पल्स क्या है, ज्यादा है और लेमन्स कम है। देयर आर, ठीक है, मोर एप्पल्स देन लेमन्स, देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन देयर आर ऑरेंजेस, ठीक है। पहले तो हमें उन्होंने कह दिया कि बास्केट में जो एप्पल्स है वो ज्यादा है और लेमन्स कम है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन देयर आर ऑरेंजेस, लेमन्स ज्यादा है बास्केट में, ऑरेंजेस से भी ज्यादा है,
ठीक है, देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन ऑरेंजेस, ऑरेंजेस से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। और ऊपर कहा कि एप्पल्स ज़्यादा हैं और लेमन्स कम है। तीसरी स्टेटमेंट है द बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, और एप्पल्स जो हैं वो भी ऑरेंजेस से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आप क्या करो कि आप अपनी हमने क्या करना है, हम लोगों ने पहली दो स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है, जो हमें गिवन है, और फिर हमने तीसरी स्टेटमेंट को इसकी बेस पर बताना है कि वो करेक्ट है या फॉल्स है। तो बच्चों जब आपको इस तरह की इन्फो दे दी जाए ना इस तरह के सवाल में, तो आप देखो कि ये एल यहाँ पर भी आ रहा है और एल यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप एल ले लो कॉमन। अब जैसे आपका एल की तरफ यहाँ पे क्या है, एप्पल ज्यादा है एल कम है, तो आप उसी तरह लिख दो कि एप्पल ज्यादा है और एल कम है। और यहाँ पर एल क्या है, एल ज्यादा है और ऑरेंज कम है, तो एल ज्यादा है और ऑरेंज कम है। तो मैंने एक रीजन अपने लिए एक रीजनिंग डिड्यूस कर ली ये वाली, ठीक है। एल कॉमन था तो एल को मैंने एक दफा मेंशन कर दिया और ऑरेंज और एप्पल को उसी के अकॉर्डिंग इन्फो के अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया जो कह रहा था कि देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन देयर आर ऑरेंजेस। तो बिल्कुल लेमन ज्यादा है और ऑरेंजेस कम है, और मोर एप्पल्स देन लेमन्स, मोर एप्पल्स देन लेमन। अब बताओ थर्ड वाली स्टेटमेंट ट्रीट करो, वो करेक्ट है या फॉल्स है। द बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, क्या बास्केट में एप्पल ज्यादा है ऑरेंजेस से? तो बिल्कुल आप देखिए सबसे ज्यादा बास्केट में एप्पल्स हैं, फिर लेमन्स हैं और फिर ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस सबसे कम है, तो बिल्कुल मोर एप्पल्स हैं ऑरेंजेस से। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। 144 देखो बच्चों, 144 में आपको कह रहा है कि देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द सेल ऑफ फैट फ्री फूड पार्टिकल्स। जो फैट फ्री हैं जिनमें फैट नहीं है उन पार्टिकल्स की मतलब सेल में बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल इंक्रीज आया है। स्टेटमेंट 2, नाउ पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ कंडीशन एंड फूड हैबिट्स। लोगों को ना अपनी फिक्र होने लगी है हेल्थ की, अपने खाने पीने की, तो इसकी वजह से क्या हुआ है। अब आपने बताना है कि कॉज कौन सा और स्टेटमेंट कौन सा। तो बच्चों सबसे पहले लोगों में फिक्र आई, लोगों को फिक्र हुई कि हमारी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फैट नहीं खाना, ठीक है। जब फैट नहीं खाना उनको ये एहसास हुआ तो उन्होंने फैट को कम कर दिया और कौन सी चीज़ें लेना शुरू कर दी, वो चीज़ें जिनमें फैट फ्री थी, ऐसी पार्टिकल्स ऐसी आर्टिकल्स खाने वाली जिनमें फैट कम था। तो मतलब ये जो 2 है ये हमारी कॉज है, ठीक है, और ये जो 1 है ये इसका इफेक्ट है। वजह क्या थी कि लोग ज़्यादातर कॉन्शियस हो गए अपने सेहत के बारे में, जिसके नतीजे में जो फैट फ्री फूड पार्टिकल्स थी उनकी सेल में बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि 2 इज़ द काज एंड फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। लोगों को फिक्र होना शुरू हुई अपनी सेहत की, उनको पता चल गया कि फैट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि उन्होंने वो चीज़ें लेना शुरू कर दी जिनमें फैट कम होता है। फिर आप लोग देखें अगला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड सवाल है बच्चों। कोर्स ऑफ एक्शन हमारा ये है कि देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट काजिंग डेथ्स ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल सही से काम नहीं करे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रही हैं। देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स काजिंग डेथ ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल सही से काम नहीं करे, हम कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ले? द ट्रैफिक पुलिस शुड इमीडिएटली पोस्ट ट्रैफिक पर्सनली एट द जंक्शन और द सिग्नल सिस्टम इज नॉट गुड, ठीक है। अब मुझे बताएं सिग्नल सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये यहाँ पर हमें लेना है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन तो वो होता है जो हमारी प्रॉब्लम को या पूरी तरह ख़त्म कर सके या मिनिमाइज कर सके, या अगर चलो दोनों नहीं हो रहे तो एटलीस्ट इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो द ट्रैफिक पुलिस शुड इमीडिएटली पोस्ट ट्रैफिक पर्सनली एट द जंक्शन। तो बिल्कुल देखे जंक्शन पर क्या होता है कि यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है, 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 ठीक है। अब अगर ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं करे तो एटलीस्ट पुलिस को इमीडिएटली वहाँ पर कोई कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, उनको आ जाना चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है जो हमारे प्रॉब्लम को कम कर रहा है, प्रॉब्लम का हल है, ठीक है। और दूसरा देखो द सिग्नल सिस्टम इज नॉट गुड, सिग्नल सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये किस तरह का, ये कोर्स ऑफ एक्शन है? नहीं है। ये कैसा कोर्स ऑफ एक्शन है? जैसे सिग्नल सिस्टम अच्छा नहीं है तो कोई इकदामात बताओ ना, ठीक है। तो ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं एंड इंशाल्लाह ताला बाकी तमाम टेस्ट भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व करती हूँ। आप लोगों ने अच्छे से देखने और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि देखिए बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन को लाइव देखते हुए कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। इससे आपको आइडियाज़ होता है। अपना ख्याल रखिएगा
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।